हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी है, आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर की जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो मैंने समझाया हुआ है, आप इकोनॉमिक्स सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे सभी चैप्टर के आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स पार्ट के। तो बिना किसी देर किए चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश वर्ड। जो इकोनॉमिक शब्द है वो कौन से भाषा के शब्द से लिया गया है, तो वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैट। ग्रीक लैंग्वेज में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वो माइक्रोज वर्ड से लिया गया है, या इसको मिक्रोज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से लिया गया। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कंजम्पशन इज रिलेटेड टू यूज डैश एंड डैश। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भोग करना, किसी भी चीज़ को यूज़ करना ताकि आप अपनी नीड्स को पूरी कर सकें। तो कंजम्पशन है उसका रिलेशन किस चीज़ से है, तो उसका रिलेशन है यूज़ करना वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का। अलग अलग तरह के जितने भी गुड्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होते हैं, उनके यूज़ करने को, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। गुड्स सर्विस आपको पता होगा, गुड्स का मतलब जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको गुड बोलते हैं। जैसे ये मोबाइल फ़ोन गुड है और इसका आप इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक्स भी गुड है। ठीक है, आपकी चेयर भी गुड है। और सर्विसेज की बात करें तो ऐसी चीज़ जो आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, आप उसे जस्ट फील कर पाते हैं। जैसे आप थिएटर में गए तो थिएटर में आपने मूवी देखी, ठीक है, अब मान लीजिए दिखाई दे रही है मगर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप टच नहीं कर सकते, आप उस मूवी को आप टच नहीं कर सकते, आप उसमें जस्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, उन्होंने आपको सर्विस दी, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आपको सर्विस दी। तो किसी भी गुड्स या सर्विस का इस्तेमाल जब आप अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है द वर्ड इन्फ्लेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश वर्ड। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जो महंगाई शब्द है ये कौन से शब्द से लिया गया है, तो ये लिया गया इन्फ्लेट शब्द से। ठीक है, अगला हमारे पास है द गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट ऑन डैश। जो सरकार का बजट है वो हर साल पार्लियामेंट में कब शो किया जाता है, तो हर साल पार्लियामेंट में 1 फरवरी को शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी रिलेटेड विद डैश। फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो किससे संबंधित होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कितनी इनकम है, कितना खर्च है, इसका ये जो होता है, ये इससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। तो नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं MCQ पर। तो MCQ में हमारे पास पहला क्वेश्चन है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय डैश। ठीक है, जो वेल्थ डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन है बी एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो अगला हमारे पास है क्वेश्चन मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वाज गिवन बाय। जो मटेरियल वेलफेयर का डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का वो किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों जिससे इंसान खुश रह सके, सेटिस्फाई रह सके, इसको हम बोलते हैं मटेरियल वेलफेयर। जबकि वेल्थ डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास हो जो आपकी ज़रूरत पूरी कर सकती हो। ठीक है, आपके पास जस्ट इकट्ठा है। जैसे एग्जांपल की तरह समझाता हूँ वेल्थ और मटेरियल वेलफेयर में क्या दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक दोस्त है, नाम है सोहन। ठीक है, सोहन के पास मान लीजिए बहुत सारा गोल्ड है। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड का वो मालिक है। ठीक है, मगर इस गोल्ड से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद सकता। मान लीजिए खाना चाहिए उसे, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, वो नहीं खरीद सकता। तो ये जो गोल्ड का मालिक तो है, तो गोल्ड हमारे पास क्या होगी, वेल्थ हो गई। ठीक है, इससे अपनी ज़रूरत वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वेल्थ। जबकि मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, उसके पास एग्रीकल्चर है, उसके पास बुक्स है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से अपनी ज़रूरत को पूरा कर पा रहा है और सेटिस्फाई भी है, तो इसको हम बोलेंगे मटीरियल वेलफेयर। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब ऐसी चीज़ जो आपके पास, आप मालिक तो है मगर उसका इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। मटीरियल वेलफेयर का मतलब आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी नीड को पूरी कर पा रहे हैं और आप सेटिस्फैक्शन अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वेल्थ की डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने और मटीरियल वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेब्ट।
पब्लिक डेट मतलब पब्लिक से जो उधार लेने की, मतलब डेट मतलब उधार, जो पब्लिक से उधार लेने के जो सोर्सेज हैं, अलग अलग कौन से सोर्सेज होते हैं, तो एक होता है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। यानी कि देखो, जब सरकार के पास फंड की कमी हो जाती है, जब सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है तो सरकार उधार लेती है पैसे, ठीक है। तो उधार वो इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकती है, मतलब कि वो देश के अंदर से भी उधार ले सकती है, अलग अलग बैंकों से, कमर्शियल बैंक या आरबीआई बैंक या किसी पूंजीपति व्यक्ति से, ठीक है, अपने बॉन्ड वगैरह बेचकर। और एक्सटर्नल सोर्स से कैसे लेती है, विदेश में किसी कंट्री से मांग लेती है या फिर आईएमएफ से मांग लेती है और जो इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह उनसे मांग लेती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो सरकार को अगर पैसों की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों से ही उधार ले सकती है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, करेक्ट हो गया। अगला हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड विद। बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे संबंधित होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधित होता है ओपन इकोनॉमी से, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या चीज़ होता है कि जैसे एक कंट्री है, तो एक कंट्री ने मान लीजिए दूसरी कंट्री के साथ कितना लेन देन किया, मतलब कितने सामान को बाहर भेजा, किसी भी चीज़ को, और कितनी चीज़ों को देश के अंदर मंगाया। तो ये जितनी भी चीज़ें बाहर इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, ठीक है, ये सारी चीज़ों का जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, मतलब कितने पैसे का सामान गया, कितने पैसे का सामान आया, इन सभी का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें ये चेक करते हैं कि हमने दूसरी कंट्री से ज़्यादा सामान को परचेज किया या अपनी कंट्री से ज़्यादा को उनको सेल किया, ठीक है। इन दोनों में हमारा एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए। अगर ये चीज़, अगर मान लीजिए हमने ज़्यादा सामान परचेज किया, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं, ठीक है, हमारे डॉलर्स जो हैं वो एक तरीके से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे संबंधित होता है, ओपन इकोनॉमी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डील्स विद। जो सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी वो किस चीज़ से डील करती है, तो वो डील करती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। मनी की डिमांड कितनी है और इसकी सप्लाई कितनी है, इससे संबंधी जो डील करती है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है, ठीक है। यानी कि कितनी डिमांड और सप्लाई को, चेन को मेंटेन करके रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि देश के अंदर कितना पैसा होना चाहिए जनता के हाथ में और कितने पैसे को कंट्रोल कर रखना है कि कहीं ज़्यादा पैसा उनके हाथ में ना जाए, कम पैसा ना हो जाए उनके हाथ में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके कौन रखता है, मॉनेटरी पॉलिसी। इन सारे टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चैप्टर को आप ज़रूर रीड कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमिक्स। पूरे के पूरे इकोनॉमी की स्टडी करने को हम लोग माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये आंसर क्या है, फॉल्स है। क्योंकि देखो माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, छोटे लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले में एक सब्जी वाला है, तो उस एक सब्जी वाले की स्टडी करनी है कि वो कितना पैसा कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना सेव करता है। इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी जब करना है छोटे लेवल पे, तो इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है कि मान लीजिए पूरे देश के अंदर जितने सब्जी वाले हैं वो कितना कमा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी जब करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक बोल रहे पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है, तो ये गलत है, नहीं, बहुत छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं। तो पहला आंसर हो गया फॉल्स। अगला हमारे पास है, द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक एंड मैक्रोज, ठीक है। जो वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है, तो इसका आंसर फॉल्स है। अगला है, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक वेरिएबल। सप्लाई ऑफ मनी जो है वो स्टॉक वेरिएबल, सही है गलत, ये ट्रू है, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना पैसा है, ठीक है, कितना पैसा है, उसको हम बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। मान लीजिए अभी इस मोमेंट पर आपके जेब में 50 रुपए हैं, ठीक है। इस मोमेंट पर आपके जेब में 50 रुपए हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। हम ये नहीं बोल रहे थे कि आपकी लॉन्ग पीरियड में, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, मान लीजिए इस महीने की 1 तारीख से लेकर अगले महीने की 1 तारीख के बीच में आपके जेब में कितना पैसा है, ठीक है। तो बोलेंगे मान लीजिए 500 रुपये के आसपास है, तो वो स्टॉक वेरिएबल नहीं होगा। स्टॉक वेरिएबल मतलब ठीक इस समय आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। तो बोला सप्लाई ऑफ मनी के स्टॉक वेरिएबल है, हाँ जी ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब एक तरीके से जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो उस पैसे की कमी को पूरी करने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि सरकार पैसे को, न्यू करेंसी को छापती है। तो ये सही है कि गलत, तो ये सही है, ठीक है, सरकार ऐसा करती है।
अगला है सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड। सेविंग हमारी इनकम का ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम खर्च नहीं करते, बचा के रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क वाले। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? तो स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। तो हमारे पास जितने भी संसाधन, लिमिटेड संसाधन है, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर, समाज का, लोगों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, भला कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्योंकि देखो दुनिया के अंदर हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, किसी भी तरह के रिसोर्स बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन हमारी नीड्स तो बहुत ज़्यादा है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी जो नीड्स है उसको कैसे, हमारी जो नीड्स है कैसे उसको फुलफिल किया जा सके, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है? डिमांड फॉर ए गुड इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी। कि किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होना उसकी मौजूदगी से, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। इसका मतलब मान लीजिए कि वाटर है, ठीक है, अब वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी मतलब इसकी कमी हो रही है मगर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यानी इसको बोलेंगे स्कैरसिटी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है मगर उसकी मौजूदगी बहुत कम है। ठीक है, उसको बोलेंगे स्कैरसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल। जब हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी बहुत छोटे लेवल पर या इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के लेवल पर या फिर किसी एक हाउस होल्ड यानी घर के लेवल पर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप सिर्फ एक सब्जी वाले की स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना सब्जी बेचता है, कितना कमाता है, कितना प्रॉफिट उसका लॉस होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी तरह एक घर के अंदर कितना पैसा आता है, कहाँ कहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ में, मान लीजिए स्कूल की फीस में, घर के खर्च में, इलेक्ट्रिसिटी में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? कि माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। पूरी की पूरी इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। जैसे पूरे इंडिया के लेवल पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, इंडिया कितना कमा रही है, कितना स्पेंड कर रही है अलग अलग चीज़ों में, तो इसको पूरे के पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे। तो पूरे इंडिया के लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यूएसए की पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, ठीक है, लोगों की नीड्स कैसे पूरी हो रही है, इसकी पूरी की पूरी स्टडी को हम बोलेंगे यूएसए इकोनॉमी। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे के पूरे होल इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिए जब हम किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। मान लीजिए आप रोटी है, रोटी आप खा रहे, अपनी भूख मिटा ली, मतलब ज़रूरत मिटा ली, तो रोटी का आपने क्या किया? कंजम्पशन किया। ठीक है, यानी उसका यूज़ किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु बाइज यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा इंसान जो किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विसेज को खरीदता है या फिर उसका इस्तेमाल करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन पीरियड। एक निश्चित पीरियड में, ठीक है, जब हमारे कैपिटल में बढ़ोतरी होती है इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक शॉप खोली, ठीक है, और इस शॉप में आपने 1 लाख रुपए लगा के, ठीक है, अपने शॉप को शुरू कर लिया। ठीक है, 1 साल बाद मान लीजिए आपको क्या हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ इस शॉप से। तो 2 लाख में से अब आपने क्या किया? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख में से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए अपनी ज़रूरत के लिए और 1 लाख रुपए वापस इसमें इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1 लाख की, अभी 1 लाख की और इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपने क्या किया? आपने कैपिटल जो पूंजी लगाई थी शुरुआत में 1 लाख, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और ज़्यादा पूंजी लगा दी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक बारी फिर से उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपने एक शॉप खोली, ठीक है, इस पे आपने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, मान लीजिए आपने मशीन वगैरह मंगाना था, कुछ भी मंगाना था, तो 1 साल के बाद आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस 2 लाख में से 1 लाख आप अपनी ज़रूरत के लिए निकाल लिए, ठीक है, और वापस 1 लाख इसमें अपने बिजनेस में लगा दिए, यानी कि अपनी जो कैपिटल है उसको आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन पीरियड। एक निश्चित पीरियड में जब आप अपने कैपिटल स्टॉक में बढ़ोतरी कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय सेविंग। सेविंग का क्या मतलब होता है? इनकम नॉट स्पेंड, वो कमाई का हिस्सा जिसे खर्च नहीं करते उसको हम बोलते हैं सेविंग, ठीक है। डिफाइन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब किसी भी चीज़ के प्राइस में लगातार बढ़ोतरी होती है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। मान लीजिए चीनी है, चीनी 10 रुपये का है, लेकिन उसकी प्राइस लगातार बढ़ते चली जा रही है, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी एंड कॉइन एट अ टाइम, ठीक है। तो जितना भी स्टॉक है मनी का, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, किसी भी टाइम के में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अगला डिफाइन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की कितनी इनकम है, ठीक है, सरकार की कितनी इनकम है और सरकार के कितने खर्च हैं, ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। जैसे आपके घर में होता है ना कि आपके घर में मान लीजिए 20,000 रुपये हर महीने आते हैं, ठीक है, तो 20,000 तो इनकम हो गई। अब 20,000 में से कितना खर्च है, कहाँ जाना आना है, ठीक है, इसको पूरे को आप जब तैयार करते हो एक बजट, तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से आपके घर का बजट। इसी तरह सरकार कितना पैसा कमाती है, कितना खर्च करती है, इसका जो पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट इनकम। अब सरकार पैसा कमाती कहाँ से, उसके कुछ तरीके बताने हैं। तो सरकार टैक्सेस से कमाती है, जैसे जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, और नॉन टैक्सेस से भी कमाती है, जैसे फीस वगैरह, फाइन वगैरह, ठीक है, इन सारी चीज़ों से सरकार कमाती है, ठीक। तो टैक्सेस वगैरह तो आप लोग पे करते हैं, और जिनकी एक इनकम से ऊपर, एक फिक्स इनकम से ऊपर जिनकी इनकम होती है वो लोग टैक्स पे करते हैं। और आप लोग जिस भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें भी टैक्स पे करते हैं। और मान लीजिए जो ट्रैफिक वगैरह में जो किसी रूल वगैरह तोड़ देते हैं, या फिर कोई क्राइम वगैरह कोई व्यक्ति कर देता है, उस पर जिस भी तरह का फीस फाइन वगैरह लगता है, ठीक है, तो उससे भी सरकार को आमदनी होती है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द आइटम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, सरकार अपने खर्च में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करती है ये आप बताइए, ठीक है। मतलब सरकार जो अपना पैसा है, इनकम है, वो कहाँ कहाँ पे खर्च करती है ये बताना है आपने। तो डिफेंस में खर्च करती है, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब्सिडीज़ में, पेंशन में, ठीक है। सब्सिडीज़ वगैरह क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया, मगर शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। सब्सिडीज़ मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि सिलेंडर है वो 800 रुपये में मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है, मगर मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि सिलेंडर अब सिर्फ 700 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो जो 100 रुपये कम हुआ है, ठीक है, 100 रुपये जो कम हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? सब्सिडी दे दिया। लेकिन सिलेंडर की जो एजेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको जो बाकी के 100 रुपये पे कर दे रही है, लेकिन आपको एजेंसी जो है वो 100 रुपये कम ही पे करेगी, ठीक है, ये बात समझे। तो ये चीज़ हुआ गवर्नमेंट हमारा क्या कहते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स बाय आरबीआई टू कवर डेफिसिट, ठीक है, जो नुकसान हो गया हमारे पास या पैसे की कमी हो गई है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए सरकार नए नोट को छापती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का क्या मतलब होता है? पब्लिक फाइनेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो इनकम है और सरकार के जो खर्च है, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पब्लिक डेब्ट किसको बोलते हैं? बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, सरकार जब उधार पैसे लेती है, इंटरनल मतलब देश के अंदर से, ठीक है, बैंक वगैरह से, कमर्शियल बैंक से या आरबीआई से, या एक्सटर्नल सोर्सेज आईएमएफ वगैरह से, या फिर इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह से जो कर्ज लेती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है? परसेंट चेंजेस इन जीडीपी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट जीडीपी में चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। मान लीजिए कि लास्ट ईयर की जीडीपी हमारी 100 रुपये थी, इस साल की जीडीपी 105 रुपये है, तो इन दोनों में कितना फर्क है? 5 रुपये का, यानी कि 5% हमारी क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो ग्रोथ रेट ये से हम बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विद इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज किसी भी फॉर्म में, तो उसका जो ब्यौरा होता है, इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसको बोलते हैं? पॉलिसी टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ऐसी पॉलिसी जिससे सब मनी के मार्केट के अंदर, ठीक है, मनी की सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सरकार करती है ताकि डिमांड बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए या फिर सप्लाई बहुत कम ना हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें को मेंटेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी, उससे आप क्या समझते हैं? तो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, एक सेकेंड,
तो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो पॉलिसी जो सरकार की इनकम और खर्च से संबंधित होती है उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से समझ लिए हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन है उसके बारे में आपने बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, गिवन बाय एडम स्मिथ इन वेल्थ ऑफ नेशंस 1770। एडम स्मिथ की एक बुक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में प्रकाशित हुई थी। इसमें एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन है उसको उन्होंने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ एंड इट्स कॉजेज। उन्होंने इसमें वेल्थ की जो स्टडी है उसके बारे में और उसके जो कारण है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, फोकस ऑन हाउ नेशंस क्रिएट एंड यूज वेल्थ। उनका फोकस इस बुक में किस चीज़ पर था कि नेशंस वेल्थ को क्रिएट कैसे करती हैं और उसको यूज़ कैसे करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। अच्छा, इस बुक में किस चीज़ पर इंपॉर्टेंस दी गई थी कि सेविंग की जाए और साथ साथ में ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, इस चीज़ पर। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है इसके बारे में आपने बताना है। तो गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल इन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1819, 1890 में उनकी बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि स्टडी ऑफ मैन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जो नॉर्मल ज़िंदगी है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने इसमें ये बताया था। फोकस ऑन मटेरियल वेलफेयर नॉट जस्ट वेल्थ। उन्होंने इस पे किस पे फोकस किया था, मटेरियल वेलफेयर पे, सिर्फ वेल्थ पे नहीं। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि मटेरियल वेलफेयर और वेल्थ में क्या फ़र्क होता है, कि जैसे आपके पास सोना है बहुत सारा, आप सोने के मालिक हैं तो ये आपकी वेल्थ है। ठीक है, मगर आप इससे अपनी मटेरियल वेलफेयर नहीं पूरी कर सकते। आप अपनी एजुकेशन की, आप अपने क्या बोलते हैं, फूड वगैरह नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन तो उनका फोकस किस पे था कि सिर्फ आपके पास वेल्थ ना हो, आपके पास मटेरियल वेलफेयर हो, यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके आप मालिक हैं, वो आपकी वेल्थ तो होगी, मगर इससे अगर आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही तो इस वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कंसर्न विद हाउ पीपल यूज गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन, वो इस चीज़ पर ज़्यादा चिंतित है कि किस तरीके से लोग अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं चीज़ों का यूज़ करके। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है ये बताना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वर्ड फ्रॉम ग्रीक माइक्रो स्मॉल। ये कौन से वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया जिसका अर्थ होता है स्मॉल छोटा। स्टडीज इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म एक्टिविटीज, छोटे लेवल पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड या एक्टिविटीज़ की जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। टॉपिक इसमें कौन कौन आ जाते हैं, डिमांड आ जाता है, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट। डिमांड मतलब किसी चीज़ की मांग, सप्लाई मतलब पूर्ति, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का पैदावार कितना आ रहा है, कॉस्ट मतलब कीमत कितनी आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वर्ड फ्रॉम ग्रीक मैक्रोज लार्ज। कौन से शब्द से लिए गए, मैक्रो शब्द से लिए गए जिसका अर्थ होता है लार्ज, बहुत बड़ा। स्टडीज एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें टॉपिक कौन कौन आ जाते हैं, नेशनल इनकम आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, स्टेट वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है, अलग अलग सोर्सेज बताओ सरकार की इनकम के और खर्च के। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट किसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर। सरकार की एक साल के अंदर कितनी इनकम है और कितने खर्च हैं, इसका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब सरकार के पास इनकम होती क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, तो सरकार को जीएसटी से यानी टैक्स वगैरह से इनकम होती है, जिसमें इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह आ जाती है। ठीक है, नॉन टैक्स वगैरह कौन कौन से, फीस से, फाइन से, डोनेशन वगैरह से सरकार को इनकम होती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, अब सरकार खर्च कहाँ करती है इन सारे पैसे को, तो डिफेंस में खर्च करती है, मतलब सुरक्षा में, पुलिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में खर्च करती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के विकास में खर्च करती है, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में खर्च करती है। ठीक है, इसके अलावा सरकार सब्सिडीज़ वगैरह देती है, पेंशन वगैरह देती है, स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों में सरकार इन पैसों को खर्च करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What do you mean by public finance? List the various items included in public finance. ठीक है, बोले पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, अलग अलग आइटम्स बताओ जो पब्लिक फाइनेंस में यूज़ होती है। तो पब्लिक फाइनेंस किसे बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस रिसोर्सेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सरकार की
जितनी भी इनकम है और एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट फाइनेंसेस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आइटम्स आ जाते हैं, इनकम आ जाता है जिसमें सरकार को टैक्स से नॉन टैक्स से इनकम होता है, ठीक है, सिंपल ही है। एक्सपेंडिचर आ जाता है, खर्च कहाँ करती है, जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, उसमें सरकार इसमें खर्च करती है, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे मान लो सड़कें बनानी, रोड बनानी है, मगर नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे सब्सिडी वगैरह सरकार दे देती है या फिर पेंशन वगैरह दे रही है, इससे देश का विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों में सरकार खर्च करती है। इसके अलावा प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड स्पेंडिंग्स, कई सारी ऐसी खर्च जो प्लान में होती हैं, जैसे आपके घर में कई सारे ऐसे खर्च होते हैं जो फिक्स हैं, स्कूल की फीस देनी है या घर का राशन, तो ये प्लान्ड एक्टिविटी है। नॉन प्लान में मतलब अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो वो वहाँ खर्च हो गया, तो नॉन प्लान स्पेंडिंग है। तो इस तरह सरकार के भी कई सारे ऐसे खर्च होते हैं जो प्लानिंग में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोथ रेट, हाउ इट कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ रेट क्या होता है, इसको मेजर नापा कैसे जाता है, तो मीनिंग परसेंट चेंज इन जीडीपी कंपेयर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में, ठीक है, जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको नापा कैसे जाता है ग्रोथ रेट को, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी करंट ईयर, इस साल की जीडीपी कितनी है, माइनस जीडीपी प्रीवियस है, पिछले साल की जीडीपी कितनी है, ठीक है, उसको डिवाइड कैसे कर देंगे, जीडीपी प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर जीडीपी 100 रुपये से बढ़ के 110 रुपये हो गए तो ग्रोथ रेट कितना हो गया, 10% का हो गया, ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेब्ट, डिस्कस इज वेरियस सोर्सेज। पब्लिक डेब्ट किसको बोलते हैं, इसके अलग अलग सोर्सेज आपको बताने हैं। तो मीनिंग क्या होता है पब्लिक डेब्ट की, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट टू मीट फाइनेंशियल नीड, जब सरकार उधार पैसे लेती है, मैंने दो तरीके बता दिए, फिर इंटरनल सिस्टम से उधार लेती है, फिर एक्सटर्नल सिस्टम से उधार लेती है, देश के अंदर से बाहर से, क्यों, ताकि अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोरोइंग, ठीक है। अच्छा, सरकार उधार कैसे लेती है, देखो फिर से वापस वही चीज़ आ गई, इंटरनल डेब्ट होता है और एक्सटर्नल डेब्ट होता है। तो बोरिंग विद इन द कंट्री, जब देश के अंदर से उधार लेती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेब्ट। बोरिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, जब बाहर से उधार लेती है दूसरी कंट्री से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेब्ट। तो इसी के साथ हमने जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया, और इसकी पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो और या फिर कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।